रिपोर्ट का माने तो लद्दाख के हर एक 4 ग्रेजुएट युवा में से एक युवा अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है। और जहां इन लोगों का रिजर्वेशन 45% था, उसे बढ़ाकर 84% कर दिया। बीजेपी ने खुद 2019 लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो और 2020 लेह की इलेक्शन मैनिफेस्टो में मेंशन किया कि लद्दाख को 6 शेड्यूल के अंदर लाया जाए। यहाँ तक कि मीडिया को भी इंटर नहीं करने दिया जाता है। यानी सिंपल सी बात, वहाँ जाकर मीडिया की सच्चाई उतरेगा कि नहीं दिखा। इसके अगले ही दिन वायलेंट प्रोटेस्ट के बेसिस पर सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को एनएसए के तहत डिटेन कर दिया जाता है। यानी गवर्नमेंट के अनुसार से जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर का ही गलती है और जितने भी काम गवर्नमेंट कर रही है, हर एक काम सही ही है। एट फर्स्ट हम बात करते हैं लद्दाख की ज्योग्राफी, इसकी इम्पोर्टेंस और यह प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। लद्दाखी लोगों का क्या मांग है जिसे हमारी गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही है। ऐसा क्या हो गया जिसके कारण इतना शांति प्रिय लद्दाख अचानक से एग्रेसिव हो गया। बिल्डिंग्स, पुलिस व्हीकल्स, बीजेपी ऑफिस और कई गवर्नमेंट ऑफिस को भी जला दिया। अगर इस इश्यू को हम आराम से समझे तो इसे हम अचानक से नहीं बोल सकते, क्योंकि यह प्रोटेस्ट, यह स्टेटहुड की मांग, 6 शेड्यूल की मांग आज से नहीं 2019 से ही चलते आ रहा है। ऐसा क्या हो गया कि हमारे रूलिंग गवर्नमेंट के सबसे चहेते सोनम वांगचुक अचानक देशद्रोह घोषित कर दिए गए और ऐसे प्रोविजन के तहत अरेस्ट किए गए जिसका यूज जनरली बड़े बड़े टेररिस्ट और गैंगस्टर के लिए यूज होता है। हम आज इन सभी मुद्दे के बारे में न्यूट्रल होकर बात करेंगे और इस वीडियो के अंत में आते आते आपको यह समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट लद्दाखी लोगों के साथ अच्छी बर्ताव कर रही है या खराब। तो चलिए शुरू करते हैं। लद्दाख कुनलुन माउंटेन रेंज और हिमालय के बीच रहने के कारण विश्व के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में से एक है और साथ ही कम बारिश और अत्यधिक ठंड होने के कारण इसे एक ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। लद्दाख का जहां ईस्ट में चाइना और वेस्ट में पाकिस्तान के रहने के कारण यह इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षेत्र माना जाता है। हमारे इंडियन मिलिट्री, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्मी बेस से लेकर इनकी सिक्योरिटी तक हर एक क्षेत्र में लद्दाख बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जितना इम्पोर्टेंट रोल हमारे लिए लद्दाख करती है, शायद उतना इम्पोर्टेंस हमारे लद्दाखी लोगों को गवर्नमेंट नहीं देती है। जो लद्दाख 370 हटने के बाद खुशी मना रहा था, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद खुशी मना रहा था, उसे कुछ ही दिनों बाद पता चल गया कि जिस चीज का हम खुशी मना रहे थे वह तो हमारे लिए हो ही नहीं रहा। और 370 हटने के कुछ ही दिन बाद प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया और तब से आज तक लगातार प्रोटेस्ट चल ही रहा है। बेसिकली इन लोगों का 4 डिमांड है जिसके कारण इतने सालों से प्रोटेस्ट चल रहा है। फर्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे हर एक नेता अपने रैली में तो यूज करता है, लेकिन गद्दी में आने के बाद हर एक नेता भूल जाता है। और ठीक यही हो रहा है लद्दाखी लोगों के साथ। 2022 तक PLFS रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 26.5% है, यानी कि देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट से 2 गुना। इस रिपोर्ट का माने तो लद्दाख के हर एक 4 ग्रेजुएट युवा में से एक युवा अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा। लद्दाख एक ST डोमिनेंट क्षेत्र है, यहाँ 97% से अधिक पॉपुलेशन ST है, यानी कि इन्हें हर एक एग्जाम में ST रिजर्वेशन तो मिलता ही है। लेकिन इन लोगों का डिमांड है हमें डोमिसाइल बेसिस पर भी रिजर्वेशन सेंटर में मिलना चाहिए, जिसे बाद में गवर्नमेंट ने स्वीकार भी किया। और जहाँ इन लोगों का रिजर्वेशन 45% था, उसे बढ़ाकर 84% कर दिया गया। इन लोगों का सेकेंड डिमांड है 2 MP इन लोकसभा। अभी क्या है, पूरे लद्दाख से हमारे लोकसभा में मात्र 1 MP रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए यहाँ के लोगों का मांग है 2 MP का, एक लेह से रिप्रेजेंट करे और दूसरा कारगिल से, क्योंकि दोनों जगह का डेमोग्राफी, लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का डिमांड सब अलग है। जहाँ कारगिल में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है और जनरली इन लोगों को कश्मीर पर डिपेंड रहना पड़ता है, वहीं लेह में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज्यादा है और यहाँ पे कनेक्टिविटी भी अच्छी है, जिसके कारण दोनों क्षेत्रों के लोगों का डिमांड भी अलग अलग हो जाते हैं।
ये दो डिमांड तो इन लोगों का नॉर्मल डिमांड थे, जो कि किसी भी स्टेट के लोगों को प्रॉब्लम होगा तो वह डिमांड करेंगे ही करेंगे। और हमें पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि इस दो डिमांड से कोई भी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होनी चाहिए। जो मेन मुद्दा है वह थर्ड और फोर्थ डिमांड है, जिसके कारण सरकार भी हिली हुई है और लद्दाखी लोग भी इतने सालों से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। थर्ड डिमांड है सिक्स्थ शेड्यूल इंक्लूजन। तो पहले बात करते हैं सिक्स्थ शेड्यूल क्या है। सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 244(2) और 275(1) में जिक्र किया गया है। यह अनुसूची उन क्षेत्रों के लिए एप्लीकेबल है जहां एसटी पॉपुलेशन ज्यादा है। इस अनुसूची के अनुसार से किसी भी एसटी क्षेत्र में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जा सकती है, जिसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल और साथ में जुडिशियल पावर भी मिलती है। यानी उस काउंसिल में चुने गए लोग उस क्षेत्र का जल, जंगल, जमीन, एजुकेशन, स्वास्थ्य, रोड से लेकर शादी विवाह तक सभी के लिए अलग कानून बना सकती है। लेकिन ये सभी कानून तभी वैलिड होंगे जब वहाँ के गवर्नर इसे अप्रूव करेंगे। यहाँ तक कि यह काउंसिल अपना रिवेन्यू भी जनरेट कर सकती है, यानी किसी भी चीज पर टैक्स भी इम्प्लीमेंट कर सकती है और इसे स्मूथली चलाने के लिए अपना एक जुडिशियल सेटअप भी सेटअप कर सकती है। अभी तक इस शेड्यूल का बेनिफिट मात्र 4 ईस्टर्न स्टेट को मिला है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इसमें लद्दाख भी शामिल होने के लिए कई सालों से प्रोटेस्ट करते आ रहा है। ये सभी पावर इसीलिए दिया गया है क्योंकि किसी भी जनजाति का कल्चर, लैंड, उनकी पहचान बाहरी अतिक्रमण से बचाया जा सके। बीजेपी ने खुद 2019 लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो और 2020 लेह इलेक्शन मैनिफेस्टो में मेंशन किया था कि लद्दाख को सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर लाया जाए। जैसा कि हमारे देश में सभी पार्टी इलेक्शन से पहले लोगों को झूठे वादों का भरमार लगाती है, जो कि बाद में कभी पूरा ही नहीं होता है। और इसी झूठे वादों के जाल में लद्दाख फंस चुका है। बीजेपी रूलिंग पार्टी में रहने के बाद भी इसे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहती। सिक्स्थ शेड्यूल इम्प्लीमेंट नहीं करने के पीछे गवर्नमेंट 3 रीजन देती है। फर्स्ट तो यह है कि लद्दाख का बॉर्डर पाकिस्तान और चाइना के साथ शेयर करता है और हम सब जानते हैं कि लद्दाख और चाइना के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं। और ऐसे कंडीशन में हम लोकल लोगों को फुल ऑटोनॉमी दे देते हैं तो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी और डिफेंस प्लानिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट को पहले ही झूठे वादे नहीं करने चाहिए थे। सेकेंड पॉइंट है कि अगर यूनियन टेरिटरी स्टेटस रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट बिना कोई दिक्कत का इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, ट्रांसपोर्टिंग, कैंप और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट को डायरेक्ट पुश कर सकती है। और थर्ड पॉइंट है, अगर हम अभी लद्दाख में सिक्स्थ शेड्यूल इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो देश के बाकी सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के एसटी भी सिक्स्थ शेड्यूल की डिमांड करने लगेंगे। इससे देश में अशांति फैल सकती है। और फोर्थ डिमांड है स्टेटहुड। स्टेटहुड का डिमांड तो बाद में आएगा क्योंकि सिक्स्थ शेड्यूल केवल स्टेट को ही मिल सकता है। और इन लोगों का अब डिमांड है कि पहले स्टेटहुड दे दीजिए, उसके बाद सिक्स्थ शेड्यूल इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। यानी लद्दाखी लोगों का मेन फोकस है सिक्स्थ शेड्यूल के ऊपर, यानी कैसे भी हो सिक्स्थ शेड्यूल मिल जाए। स्टेटहुड मतलब यहाँ के लोग खुद का विधायक चुन सकते हैं जो इन लोगों की प्रॉब्लम को विधानसभा में जाके रिप्रेजेंट करेंगे। इससे किसी भी गवर्नमेंट के पास लोकल लोगों के लिए जवाबदेही रहेगी, क्योंकि अगर जवाब नहीं देंगे तो 5 सालों के बाद उन लोगों को अपनी सीट खोनी ही पड़ेगी, जो अभी दिल्ली द्वारा कंट्रोल ऑफिसर के पास नहीं होती है। क्योंकि वह एग्जाम दे के आते हैं, उन्हें डर ही नहीं रहते कि उनका सीट छीन जाए। इन सारे डिमांड को देकर 10 सितंबर को सोनम वांगचुक 15 लोगों के साथ मिलकर 35 दिनों का दोबारा से हंगर स्ट्राइक शुरू करते हैं। और ठीक 2 सप्ताह के बाद 23 सितंबर को इनमें से 2 लोगों की सेरिंग आंगचुक और तासी डोलमा के हेल्थ इशू के कारण हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, जिसे देखकर यूथ विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, जिससे यह शांतिप्रिय प्रोटेस्ट वायलेंट रूप ले लेता है, जिसमें बीजेपी ऑफिस जलाई जाती है, पुलिस व्हीकल्स को जलाए जाते हैं, जिसे रोकने के लिए पुलिस भी टीयर गैस और लाठी चार्ज यूज करती है। यहाँ तक कि ओपन फायरिंग भी करती है, जिसमें 4 लोगों की मौत और 80 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। और इन 4 लोगों में से एक एक्स आर्मी मैन भी शामिल थे, जिसे पाकिस्तान आर्मी तो नहीं मारने सकी, लेकिन हमारे देश की व्यवस्था मार डाली, जिसके तुरंत बाद लेह में कर्फ्यू इम्प्लीमेंट कर दी जाती है। यहाँ तक कि मीडिया को भी इंटर नहीं करने दिया जाता है। हमें फ्यूनरल ग्राउंड पहुँचना है, जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। उधर प्रेस वाले किसी को अलाउड नहीं है। यानी सिंपल सी बात, वहाँ जाकर मीडिया भी सच्चाई उस एरिया की नहीं दिखा सकती। इस पूरे घटने का इल्जाम सोनम वांगचुक को दिया जाता है, जिसमें गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट है। सोनम वांगचुक का भड़काऊ भाषण, जिसमें वह नेपाल जैनी प्रोटेस्ट का जिक्र किए थे, जिसके कारण वह इस वायलेंट प्रोटेस्ट को अंजाम देती है
और संयोग से सोनम वांगचुक बिना इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश किए बिना वह एम्बुलेंस में अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। इस स्टेटमेंट को डिफेंड करते हुए सोनम वांगचुक कहते हैं यह जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये हमारे कारण नहीं हो रहे, यहाँ पे हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। यह 6 सालों से गवर्नमेंट के झूठे वादे और बेरोजगारी से तंग आकर यहाँ के यूथ ही कर रहे हैं। साथ में सोनम वांगचुक एक और स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वह कहते हैं कि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से इतने सारे यूथ कैसे जमा हो गए। इनमें से किसी को मैं तो पहचानता भी नहीं हूँ। वायलेंट प्रोटेस्ट के बाद सोनम वांगचुक कुछ और स्टेटमेंट देते हैं जिसे मैं नीचे रेफरेंस लिंक में डाल दूंगा। और हाँ, इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सारा का सारा गवर्नमेंट साइट या न्यूज आर्टिकल में मिल जाएगा और हर स्टेटमेंट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाके चेक कर सकते हैं। इस घटने के बाद सोनम वांगचुक की ऑर्गेनाइजेशन सेकमोल की FCR अकाउंट बंद कर दिया गया, यानी कि अब से सोनम वांगचुक सेकमोल के थ्रू विदेशी फंडिंग नहीं ले सकते। आपको बता दूं, सेकमोल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेनली फोकस लद्दाखी स्टूडेंट्स के लिए इको फ्रेंडली, प्रैक्टिकल और वहाँ की कल्चरल रूटेड लर्निंग पर स्थित है। इसका पूरा कैंपस इको फ्रेंडली और सेल्फ पावर्ड है। यहाँ के स्टूडेंट इस पूरे कैंपस को खुद से मैनेज करते हैं, यहाँ तक कि ये सब सब्जी भी उगाते हैं, मवेशी पालन भी करते हैं और बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट भी मैनेज करते हैं। सेकमोल की लाइसेंस रद्द होने के पीछे गवर्नमेंट मेनली 5 रीजन देती है। फर्स्ट, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में लोकल फंड्स के द्वारा FCR अकाउंट में 54,600 रुपए डिपोजिट किया जाता है, जिसमें सेकमोल का कहना है यह जो फंडिंग है यह तो इंडियन के द्वारा ही है, लेकिन गलती से FCR अकाउंट में डिपोजिट हो चुका है, जो कि FCRA गाइडलाइंस का वायलेशन है। सेकेंड, सेम फाइनेंशियल ईयर स्टाफ की सैलरी से फॉरेन कंट्रीब्यूशन को कहकर 79,200 रुपए डायरेक्ट डिडक्ट किया जाता है, लेकिन वह पैसा FCR अकाउंट में डिपॉजिट होता ही नहीं है, जो कि एक सस्पिशियस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है। थर्ड, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में FCR अकाउंट में 3.35 लाख रुपीज रिसीव होती है, जो कि रिकॉर्ड में सोनम वांगचुक के ऊपर रहता है, लेकिन सेकमोल का कहना है यह जितना भी रुपया आया है यह सारा का सारा पुराने बस बेचने के कारण आया है, जो कि FCRA का ही पैसा से 14 जुलाई 2015 को खरीदा गया था। लेकिन इस पूरे केस में कुछ कैश भी इन्वॉल्व है, जो कि FCRA एक्ट सेक्शन 17 को वायलेट करता है। फोर्थ, सेम फाइनेंशियल ईयर 4.93 लाख रुपीज FCRA अकाउंट में स्वीडिश डोनर के द्वारा एजुकेशनल प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए डिपॉजिट किया जाता है, जिस प्रोग्राम में क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन और फूड सिक्योरिटी और सोवर्निटी जैसे समस्या शामिल थी। और ये जो फूड सिक्योरिटी और सोवर्निटी जो शब्द सुन रहे हैं ना, इसी शब्द के कारण बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। इसमें गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी कंट्रीब्यूशन एक्सेप्टेड नहीं है जो राष्ट्र की संप्रभुता के ऊपर अध्ययन के लिए हो, और यह राष्ट्र हित के विरुद्ध भी है। जबकि बहुत सारे आर्टिकल में लिखा हुआ है फूड सिक्योरिटी एंड सोवर्निटी। इसको अच्छा से समझे तो फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है सभी को स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो, और फूड सोवर्निटी का मतलब लोगों को यह निर्णय लेने का अधिकार है कि उनके क्षेत्र में फूड प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन कैसे किया जाए। और फिर सेम फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार से एसोसिएशन 19,600 रुपया डोनर को ही दोबारा रिटर्न कर दी, जो कि FCRA कंडीशन को वायलेट करती है। इसके अगले ही दिन वायलेंट प्रोटेस्ट के बेसिस पर सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को NSA के तहत डिटेन कर लिया जाता है। इस डिटेंशन के बाद लद्दाख का DGP स्टेटमेंट देते हैं पिछले महीने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अरेस्ट हुआ था, जो कि लगातार सोनम वांगचुक की प्रोटेस्ट को अपने बगल देशों में शेयर कर रहा है, जो इस प्रोटेस्ट में फॉरेन इन्वॉल्वमेंट के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करता है। उन्होंने सोनम वांगचुक की फॉरेन विजिट को भी सस्पिशियस बताते हैं, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की विजिट भी शामिल है। लेकिन इसमें इनके सपोर्टर कहते हैं कि यह सभी गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है, जो कि इस पूरे प्रोटेस्ट को दबाना चाहती है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि सोनम वांगचुक को पाकिस्तान जाना पड़ा? भले ही वह इन्वायरमेंट पे रिलेटेड समिट हो, लेकिन जब उस समिट का ही नाम विद पाकिस्तान हो तो उस समिट में ज्वाइन होना क्या ही जरूरत थी? जबकि आप जान रहे हैं कि पाकिस्तान से हमारा रिलेशन कैसा है, हमेशा लेकिन फिर भी आप उस समिट में ज्वाइन होते हैं। और यह ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, यह फरवरी 2025 का ही बात है। लेकिन इस पर गवर्नमेंट पर भी सवाल कि आप इस प्रोटेस्ट की पूरी गलती सोनम वांगचुक पर तो दे दी, लेकिन अभी रिसेंट में जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कौन सा ऐसा प्रोटेस्ट है जिसमें गवर्नमेंट अपनी गलती मानी है? आप किसान आंदोलन को खालिस्तानी मूवमेंट बोल रही है,
टीचर्स और स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट थी उसे आप एंटी नेशनल बोल दिए। जो खिलाड़ी खेलते थे उनकी प्रोटेस्ट की आप बात ही नहीं मानी, और जो अभी बंगाल में प्रोटेस्ट हुई उस प्रोटेस्ट में आप ध्यान ही नहीं दिए। जो मणिपुर में प्रोटेस्ट हो रही है उस प्रोटेस्ट में आप जाकर बात भी नहीं की। यानी गवर्नमेंट के अनुसार से जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर का ही गलती है, और जितने भी काम गवर्नमेंट कर रही है हर एक काम सही ही है। ये तो पूरे मुद्दे थे कि प्रोटेस्ट का डिमांड क्या है, सोनम वांगचुक अरेस्ट क्यों हुए, गवर्नमेंट का क्या कहना है और सोनम वांगचुक का जवाब क्या है। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे कुछ और भी रीजन है। 1970 हटने के बाद लद्दाख एक नया यूनियन टेरिटरी बना, और तभी से अचानक गवर्नमेंट और बड़े बड़े कंपनियों का इंटरेस्ट अचानक से लद्दाख की ओर जाने लगा। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, यह जो इंटरेस्ट थी लद्दाख की डेवलपमेंट के लिए नहीं थी, वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट लेने की थी, जिसमें अधिक से अधिक ध्यान दिया गया माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोलर पैनल जैसे प्रोजेक्ट में। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे, लेकिन जितने भी प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे यहाँ के लोकल लोगों को बिना पूछे किए जा रहे थे, जिससे यहाँ की इन्वायरमेंट और यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल को बहुत ही ज़्यादा ही खतरा था। यहाँ के लोग जानते थे कि ये सभी करने से यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेंगे, लेकिन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ के लोग कभी भी इन्वायरमेंट को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहते थे। अगर यह पूरा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए फ्यूल अप करता है। जय हिंद।